देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात पर, जमहूरियत के ख़साइल और फ़ज़ाइल पर। जमहूरियत जो पूरी दुनिया में एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तर्ज़ हुक्मरानी है, पाकिस्तान में आकर जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम क्यों बन जाती है? क्या वजह है कि जमहूरियत जिसका वजूद जमहूर के दम से है, जमहूर की हालत दिन ब दिन पतली हुई चली जा रही है, और जमहूरियत है कि अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए फलती फूलती चली जा रही है। क्या ये हमारी कोता नज़री है जो हमें आवाम की खुशहाली दिखाई नहीं देती, या हम जैसे कुछ नाक़िबत अंदेश एंकर हजरात ने बिला वजह रेटिंग के उसूल के लिए ये एक टॉपिक चुना है? आज इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊँ, मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि हम जिस जमहूरियत के गीत गाते नहीं थकते, बावजूद इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है, हम वाहिद क़ुव्वत है कि जिसके पास एटॉमिक पावर है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी इन्फ्लुएंशियल, इतनी स्किल्ड इक्विप्ड आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर रहा है। क्या वजह है कि हम इधर उधर जबकि देख रहे हैं, बगले झाँक रहे हैं, और तुर्की जो है वो दुनिया को रहनुमाई फराहम कर रहा है। इस वक्त ज़ेर नज़र फुटेज में आप तुर्की में जमहूरियत का एक मुँह बोलता सबूत देख सकते हैं। ये तुर्की के उन लम्हात की वीडियो है कि जब तुर्की में इक़्तिदार के ख़ब्त में मुब्तला आर्मी ने एक मरतबा फिर अपनी आदत सानिया से मजबूर होकर तैयब रदगान जो वहाँ के मकबूल रहनुमा हैं, उनकी हुकूमत पर तख्ता उलटने की, उनका उस पर शब खून मारने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद महज एक मोबाइल एप्लीकेशन पर की जाने वाली तकरीर की मदद से तैयब रदगान ने आवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया, और आवाम हैरत की बात कि सड़कों पर निकल भी आए। वो आर्मी के जिसकी संगीनों के आगे किसी की नहीं चलती, वो लोग, वो एक आम निहत्ता आदमी तुर्की का जो जमहूरियत के फ़यूज़ से पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो रहा था, वो टैंकों के आगे जाकर के लेट गया। तो अब ये सवाल है कि जमहूरियत तुर्की में है या जमहूरियत पाकिस्तान में है? जमहूरियत नैब के ज़रिए हज़मशुदा रकम के कुछ हिस्से को वसूल करने का नाम है, या जमहूरियत वो है जो इस वक्त आप फुटेज में देख रहे हैं कि जिसके लिए अवाम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसके बाद तैयब रदगान उसी शान, उसी रोब, उसी दबदबे के साथ दोबारा इक़्तिदार में आए, आर्मी को अब सरेंडर करना पड़ा। और इसी हवाले से हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। मैं बात करूंगा, अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ मारूफ साफ़ी और तज़कियाकार, किसी तारुफ के मोहताज अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। अवैस तौहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? दुआएं आपकी नूर। सर, मैंने जितनी एग्जैजरेशन से इस वक्त काम लिया है, उनमें से कितनी बातों से आपको इख्तिलाफ है? और ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो दुनिया भर में तर्ज़ हुक्मरानी है, यहाँ बेहतरीन इंतकाम की सूरत लोगों से ये इंतकाम लिया जाता है, तो मैं कितनी ज़्यादा बदगुमानी फैला रहा हूँ? देखिए नूरुल फान साहब, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है वो तो दागदार है, और उसमें आमराना जी सर, कैरी ऑन। अब ऐसा मैं आपको सुन सकता हूँ? जी, मैं कह रहा था कि मैंने कहा कि हमारे जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है वो ये भी बात सही है बदकिस्मती से कि उसमें वो दागदार है, और उसमें आमराना अदवार का हम तसलसल भी देखते रहे हैं माजी के अंदर। लेकिन जिस तरह जमहूरियत को फ़रोग़ मिलना चाहिए था, जिस तरह जमहूरियत की तरवीज होनी चाहिए थी, जिस तरह एक जमहूरी कल्चर एवॉल्व होना चाहिए था, अडॉप्ट करना चाहिए था सियासी जमातों को, वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। और उसके लिए मुर्द इल्ज़ाम जो है, ज़ाहिर बात है कि वो फ़ौज या कोई अस्करी क़यादत नहीं हो सकती, उसका काफ़ी लेना देना हमारी जो सियासी जमातें हैं उनकी कल्चर से है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, ये आप देख लीजिए कि चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, ये पार्टीज़ जो हैं वो एक फ़र्द वाहिद के गिर्द घूमती हैं, और फिर वहाँ पर पार्टी के कल्चर के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि नीचे के जो सेकंड और थर्ड टियर के जो लोग हैं वो आगे पार्टी की क़यादत संभाल लें। अब आप ये देख लीजिए कि नून लीग नवाज़ शरीफ के गिर्द घूमती है कि अब वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब आते जाते अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सेशन से ख़िताब करने जब गए थे, जाते हुए भी हाज़िरी देकर गए, और अब हाज़िरी देकर वो वापस आ रहे हैं।
तो ये कहाँ की, यानी कि अगर सियासी बहरान यहाँ का है और उसकी तरकीबें हल करने की जो है वो इंग्लिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन अवैध साहब सर ये मुझे बताइएगा, कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं ये पूछने की जिसारत करूंगा कि जैसे ही हम ये नवाज शरीफ के ऊपर बात करते हैं या जरदारी साहब पर या इमरान खान साहब पर, ये जमहूरियत को खतरात क्यों लाहक हो जाते हैं? देखिए मेरे ख्याल में एक जो पैमाना है वो गलत है, उसको समझने का। नूरुल फैन साहब, बात ये कि अगर आप हुकूमत की पे तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं या आप कहीं फ़ौजी आमिर को इनवाइट कर रहे हैं या फ़ौजी जो मुदाखलत है उसको आप दावत दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक तरीका है जो हमने पिछले 1.5 साल में भी देखा और उससे कबल भी देखा कि अगर आप हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं तो फिर उसका जो गलत पैराए में लिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो गैर जमहूरी अशखास का एक टोला है जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर वहीं पे 80-90 की दिहाई की बात चली जाती है कि किस तरह ज़िया-उल-हक आए थे, किस तरह मुशर्रफ आए थे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरे ख्याल में चेक एंड बैलेंस से, तनकीद से मुझे लगता है कि हुकूमत पे अगर आप तनकीद कर रहे हैं, उसके काम पे तनकीद कर रहे हैं अगर जायज़, तो वो चेक एंड बैलेंस तो एक जमहूरियत को तकवीत पहुँचाता है। और जमहूरियत को अगर कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो वो पार्लियामेंट को अहमियत ना देने वाली फोर्सेस पहुँचा रही है। और उसके अंदर आप देखिए कि नून लीग का काफ़ी करना धरना इसमें ये हुआ कि 2014 में जिस तरह उस जमहूर का जो मंबा था पार्लियामेंट, उसने उसके लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया था एक। लेकिन अब आप देखिए कि उसकी अहमियत क्या, उसकी वक़्त क्या, कि वहाँ पे वज़रा नहीं आते और लंदन जो है वो वज़रा सारे जाते हैं। तो कल हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म, ये जमहूर की निशानी नहीं है मेरे ख़्याल में। जो पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर वक्त लगेगा। और दूसरी बात सिर्फ नूरुल साहब मुख्तसर ये कहूँगा कि अगर पार्टीज़ के अंदर प्रोफेशनल तरीके से अगर उसका कल्चर इवॉल्व नहीं हुआ या उसका मेकैनिज़म नहीं वज़ी किया तो मुस्तकबिल के अंदर इन्हीं पार्टीज़ को मसला होगा। अच्छा सर, वैसे पूछना तो नून लीग के किसी रिप्रेजेंटेटिव से चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून लीग इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो इसी बहाने मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कम से कम मुझ पर तो ये गुनाह नहीं जाएगा। ये मुझे बताइए सर कि यहाँ जमहूरियत सिर्फ एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट छुपाने, सिर्फ सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपाने के काम में क्यों आती है? देखिए, जब फ़र्द वाहिद के गिर्द पार्टी घूमती है और फिर जो तारीख़ है, सियासी तारीख़, वो भी अगर आपकी सही ना हो और जो रियासती इदारे हैं या हुकूमती इदारे हैं वो आमराना अदवार को ले लीजिए या मुंतखब हुकूमतों को ले लीजिए, उसके अंदर उसके आले कार के तौर पे इस्तेमाल होते रहें तो वहाँ पे शफाफियत नहीं होती। वहाँ पे सोशल जो डिसऑर्डर होता है, सोशल इनजस्टिस होता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अवाम को एतबाद में लेने के बजाय ये जो अपने तय फैसले किए जाते हैं उसी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद से अब तक जितने बड़े वाक़यात हुए हैं उसकी रिपोर्ट जो है मंजर आम पे नहीं आ सकी, चाहे वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे वो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट हो और चाहे वो सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट। सर, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से तो शहबाज शरीफ साहब का एक ताज़ा तरीन फतवा आ गया। उन्होंने कहा है कि कमीशन रिपोर्ट शाया करना हुकूमत की सवाबदीद होती है, यानी इसको इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट में आप यूँ कह लीजिए जाओ नहीं करता। तो अब मैं क्या सवाल पूछूं, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इस वक्त तो उनका सियासी उनका एक्सक्यूज़ है और उसको सियासी पैमाने में ही हम अगर देख लें नूरुल आरफिन साहब कि ये समझते हैं कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो रेफरेंस जो केस खुला है उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम भी है। और फिर उसके फ़ौरन ही बाद हमने देखा कि जो नजफी साहब हैं जस्टिस, उनकी जो रिपोर्ट थी सानिया मॉडल टाउन पे, उसका एक आ गया, डिक्री आ गई लाहौर हाई कोर्ट की, एक हुक्म आ गया कि जी इसको आप पब्लिक करें। तो फिर शहबाज शरीफ साहब और उनके रुखफा के लिए ये बहुत मुश्किल है और ये हज़म करना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि सारी हमदर्दियाँ, पूरी राय आमा जो पूरी है
वो हमवार हुई है उन शोहदा के और उनके जो लवाकिन हैं उसकी हमदर्दी में। सब ने कई घंटे वो देखा कि किस तरह पुलिस ने हाई हैंडेडनेस की और साने मॉडल टाउन को ज़ख्मी थे और जो शोहदा थे किस तरह उन पे जुल्म जो है वो बरपा हुआ। तो मेरे ख्याल में उस केस के अंदर ये नहीं समझते शहबाज शरीफ साहब कि या राना सनाउल्लाह साहब या इनके रुखफा कि इस रिपोर्ट के अंदर कोई हमदर्दी की या कोई एक ऐसा रिलीफ मिलेगा हुकूमत को। वो तो वक्त सर सब कुछ समझा लेगा। अच्छा सर, इससे पहले कि मुझे ब्रेक के लिए कहा जाए, मैं इस वक्त का इससे थोड़ा सा मैं फैज़ उठाना चाहूँगा। अभी इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो थर्ड विंडो में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि वो फुटेज चलाएं तैयब रदगान साहब के हवाले से। रदगान साहब ने एक स्पेशल बच्ची की ख्वाहिश पर, जो ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल है कि अपनी किसी बीमारी के सबब स्पेशल करार दी गई, उसकी ख्वाहिश पर उन्होंने उसे सदारती महल उसके वालिदैन समेत बुलवाया और उससे उस कमरे में उस एक नशिस्त पर बिठाकर अपने वालिदैन की मौजूदगी में मुलाकात की कि जिस पर वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं जिस कमरे में। ये मुझे बताइए, ये पाकिस्तानी मार्का जो जमहूरियत है, पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत, इसमें आवाम को गाय बकरी की तरह जो दूर हकाल दिया जाता है 150 किलोमीटर के फासले पर, पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें गहरी हैं या तुर्की में ज़्यादा ड्रामा किया जाता है? जी नूरुल साहब, तुर्की की जो मिसाल है, ज़ाहिर बात है कि 90 की दिहाई में हमने देखा और 80 की दिहाई के अवाखिर में नूरुल आरफिन साहब कि वहाँ पे फ़ौजी मुदाखलतें बहुत थी, मिलिट्री इंटरवेंशंस बहुत थी और जो फ़ौज है वो कमाल अतातुर्क के प्रो है और जो सियासी जमातें जो थी वो राइट विंग मानी जाती थी। अगर आप ये देखिए कि जो कमाल है अर्दोगान साहब का, जो 1996 के अंदर इस्तांबुल के मेयर के तौर पर मुंतखब हुए थे और उसके बाद एक पार्टी की बुनियाद डाली थी और वो पार्टी इतनी मकबूल हुई और इकनॉमिक रिफॉर्म्स उसकी इतनी हुई और साथ साथ में सेफ्टी वॉल्स लगा दी इकनॉमिक जब रिवाइवल हुआ टर्की का, कि मुझे याद है कि 1990 की दिहाई में जब मैं गया तो एक बोरी के अंदर आप यकीन करें कि वो उनकी लोकल करेंसी से आप नाश्ता करें या शॉपिंग करते थे। अब तो वो जो $100 है वो 200 टर्की जो टर्किश लीरा है उसके बराबर है। तो टूरिज़म ने भी पिकअप किया, फ़ौज के ऊपर भी सेफ्टी वॉल लगाए, रिफॉर्म्स भी की, तो टर्की ने बहुत तरक्की की। लेकिन अब आप देखिए कि बदकिस्मती से ये है कि अर्दोगान साहब का भी जो तर्ज हुकूमत है वो मगरबी दुनिया के अंदर या वैसे उनका काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स किए हैं, सदारती जो उन्होंने एक तरह से रूल अपनाया है। तो टर्की के अंदर इस वक्त टर्की एक शोरिश जो है सीरिया की उसके अंदर भी फंसा हुआ है। तो एक वो भी वजह है कि अर्दोगान साहब को बहुत ही सख्त ये भी कहा जा सकता है कि सर के हर निज़ाम की तरह तुर्की के निज़ाम हुकूमत में भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इस साथ नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप एक इंतहाई मुतनाज़ा पाकिस्तानी ज़ुबान में कह रहा हूँ वरना ये मुतनाज़ा फुटेज नहीं है, आप एक फुटेज देख रहे हैं जिसमें शाम के मुतनाज़ सदर बशार उल असद, जिनके हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, कोई इन्हें अच्छा समझता है, कोई इन्हें बुरा समझता है। इससे क़ता नज़र कि मैं और मेरी टीम इन्हें क्या समझते हैं, आप इन्हें इस वक्त अपने मुल्क के किसी जगह पर, किसी मकाम पर जो इस वक्त वाज़े नहीं है, सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट, ये वीडियो वायरल हुई है और इसमें ये मौसूफ़ जो कि मुल्क के सर्विंग प्रेसिडेंट हैं, जिनके मुल्क में एक इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, एक हाहाकार मची हुई है, अवाम पर जुल्म भी हो रहा है, अवाम इन पर जुल्म कर रही है, ये अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, इस बहस मुलझे बगैर। आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रा देखिए इनका हुलिया और ज़रा बताइए अपने दिल पर हाथ रख के ठंडे दिमाग से, पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आया जो टी शर्ट पहनकर बग़ैर किसी सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि इस वीडियो में सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं, हों तो अल्लाह जानता है, कोई ऐसा हुक्मरान आया जो इस तरह से किसी शॉपिंग मॉल में घुसकर लोगों से उनकी खैरियत दरियाफ्त करे? कोई ऐसा हुक्मरान आया कि जिसको देख करके आवाम उसके गिर्द आ जाए? यहाँ तो लोगों को 150 किलोमीटर दूर हकाल के उनसे खिताब किया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि तुम हमारी रियाया हो।
ये वीडियो कितनी मुतनाज़ा है इसका फैसला तो खैर मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा आयदा रहमानी साहिबा, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। शाहिदा साहिबा, मोहतरमा, बात हो रही है जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात पर। पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब खिताब फरमाते हैं तो उनके आगे एक शीशा पिघलाई हुई दीवार क्यों होती है? बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर बात करते हुए अक्सर तामुल उनको हुआ है। दीगर लीडर्स भी हैं, लेकिन चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो मैं इस हवाले से सवाल पूछ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिक्योरिटी के लिए 1.5, पौने 2, 3 घंटे पहले क्यों सड़कें बंद कर दी जाती हैं? जब आसिफ अली ज़रदारी साहब हम पर रहम खाते हुए कराची तशरीफ़ लाते हैं या पाकिस्तान के किसी और जगह पे विज़िट पे जाते हैं तो क्यों उनके लिए ये बिगुल बजाया जाता है? बशारुल असद जैसी कोई काम वो क्यों नहीं कर सकते? इससे क़तई नज़र के बशारुल असद क्या हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अभी बात की और स्टार्टिंग ये की कि जी गुज़िश्ता 70 सालों के अंदर हमें कोई ऐसा लीडर नसीब नहीं हुआ जो इस तरह अवामी अंदाज में अवाम के अंदर घुल मिल जाए। शायद आपको याद नहीं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी अंदाज से अवाम के अंदर चले जाया करते थे। आपकी आपको एक मिनट में आपकी बात मैं आपकी बात कंप्लीट। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मैंने अपनी आंखों से देखा, वो औरंगी टाउन बनारस चौक पर आती हैं, फ्रूट वालों में घुस जाती हैं, इसी शामिल हो जाती हैं, उनसे ख़रीदती हैं, उनसे पूछती हैं। इसी तरह लास्ट जो उनका दौरा था पेशावर, उसमें भी उन्होंने, आपको याद होगा, भी कोई ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन आपने देखा कि जब पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की जिस जंग के अंदर है, इतना बड़ा लॉस हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आवाम के अंदर थी, आवाम के अंदर ही उनकी शहादत हो गई। क्या हम इस तरीके से अपने विदाउट सिक्योरिटी कारसाज पर जो 150 लोगों की मौत हुई थी, वहां पर कायम अली शाह और सिंध हुकूमत ने एक तंबूरा मीनार तामीर कर दिया और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला आसिफ अली ज़रदारी की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना और नूरुल आरफीन सिद्दीकी और शाहिदा रहमानी को गोलियों के हवाले कर देना, ये पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत है। इस वक्त संभल के बात कीजिएगा खातून, क्योंकि जिस वक्त आप बात फरमा रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर वो बुलेट प्रूफ शीशा भी नजर आ रहा है जिसमें आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करती हैं। मुझे बात कर लेने दो, आप बात कर लें। मैं आपको यही जवाब देना चाह रही थी कि इस तरीके से हमारे लीडर, जब कारसाज का 18 अक्टूबर का वाक़या हुआ, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो कारवां नहीं था? दहशतगर्द उन्हीं की जान लेने के दर पे थे। वो तो उन जियालों ने आगे बढ़ के उनको बचाया और लोगों ने कहा कि जी ये खुद साख्ता था, लेकिन देखा कि 27 दिसंबर को वो अजीम लीडर हमसे अलग हो गई, इन्हीं सड़कों पे, इसी अवाम के दरमियान। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी आपने देखा कि वो अवाम में चले जाते हैं, इतने पानी के अंदर वो विजिट कर रहे होते हैं, सैलाब में चले जाते हैं। आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की, वो तमाम तर खतरात, उनको पता है कि हमने अपने माँ को खोया, अपने नाना को खोया, उसके बावजूद वो अवाम में चले आते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह हम रोज़ाना, अब क्या हमारे पास सब कुछ बचा है कि हम इस तरह लाशें उठाएं? असल चीज़ है कि दहशत गर्दी की जिस जंग के अंदर हमें, हमारे अंदर एक ऐसी वार है कि कोई नहीं पता कि इसमें कौन दुश्मन है, किसी वक्त भी ब्लास्ट हो जाता है, किसी भी जलसे में हो जाता है। तो आप जिस जंग का जिक्र फरमा रही हैं मैडम, सर आंखों पर आपका जज्बा, लेकिन ये मुझे बताइएगा पाकिस्तान में ज़्यादा खतरा है या सीरिया में? पाकिस्तान में गली गली मौत खुदा न खास्ता बट रही है या सीरिया में? सीरिया में पाकिस्तान के लीडर ज्यादा कंट्रोवर्शियल है या सीरिया के? देखिए, आप सीरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस महल वक़ू में वाक़ है, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के अंदर भारी जानी नुकसान उठाया। हमारे सिविलियन, भारी जानी नुकसान किसी लीडर का लेकिन हमारे लीडर उसके बावजूद। अच्छा, दूसरी बात यह कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ महल जो लाहौर में तामीर करके उनको एक ठेकेदार ने दिया, वो तो उसमें भी नहीं रह पाते। देखिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब हर जगह जा रहे हैं, चाहे केपीके हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर, आप मुझे ऐसे ले जाइए, हर जगह जाते हैं, जमीन से आसमान तक सीसा पिलाई दीवार आप खड़ी कर दीजिए, मैं चले जाऊंगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब अवामी लीडर हैं, अवाम से मिलते हैं, अवाम में जाते हैं, आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब अवामी लीडर हैं, एक वीडियो को वायरल करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ऐसा और सीरिया में ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आप उस वीडियो की, मुझे अगर थोड़ा सा हमारी भी आप देखें कि हमारे लीडरान ने जमहूरियत के लिए जो जाने कुर्बान की, अवाम में रहते हुए शादी भी कर रहे हैं, अवाम में रहते हैं। मैडम, जमहूरियत के लिए आपने जो कुछ किया, उसके बाद फिर 5 साल तक इख्तिदार के मजे भी तो मैंने नहीं लूटे ना। इख्तिदार नहीं कह सकते, वो इख्तिदार नहीं था, वो कांटों की सेज है। हमारे लिए इख्तिदार हमेशा मसाइल के अंदर मिलता है। साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ।
मोहतरमा गुफ्तगू का रुख ही तब्दील कर दिया, कांटों की सेज कह दिया। सर आपका अगर कोई जानने वाला है कि जो इख्तिदार का हलवा खिलाने में कुदरत रखता हो तो काइंडली आप उसको मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा आता पता रेफर कर देंगे। मैं आज अपने आप को वॉलंटरीली रेफर करता हूं, मैं अपनी कुर्बानी के लिए पेश करता हूं अपनी जात को कि मुझे कुर्बान कर दिया जाए ताकि मेरे अहले खाना भी इख्तिदार की सेज पे आकर इस कांटों भरी सेज पर जिंदगी के मजे लूटें और उसके बाद मैं भी सदर पाकिस्तान बनकर पेंशन लूटूं। क्या कहेंगे सर? देखिए, कांटों की सेज तो पूरा देश ही होता है और आवाम कांटों की सेज पर होते हैं। मैं इनकी सिक्योरिटी, जो आपने इनसे बात करते हैं, सिक्योरिटी को छोड़ दें क्योंकि जाहिर बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, फिर बिलावल साहब को भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, वो उसमें अगर हम डिटेल में ना जाएं। देखिए, इनका मेरा इनसे ये एक वो है कि हमारी जो सियासी अशरफिया है या हमारे जो एलीट्स हैं, रूलिंग एलीट्स हैं, इनका पाकिस्तान की धरती से क्या ताल्लुक़ है? इनके बेटे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, इनके ख़ानदान जो हैं रूलिंग एलीट्स के, क्या वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं? क्या इनके जो ख़ानदान वाले हैं उनके कारोबार या उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की सरजमीन पर है? देखें, बात यह है कि इतना बड़ी खलीज होती जा रही है रिच और पुअर में, गरीब और अमीर के अंदर। पहले हम देखते थे कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री के ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे और जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, इन सब की औलादें जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ती थी और अब तो वो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब तो आप देखिए इनका वास्ता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी लाताल्लुक़ी है पाकिस्तान के अवाम से और उनके मसाइल से, तो उनकी नब्ज़ क्या महसूस करेंगे और क्या उसका इलाज की तशख़ीस करेंगे। तो मेरे ख़्याल में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी खलीज है जो मुझे नहीं लगता कि ये पुर करने में इनको कितना अरसा लगेगा। और इसी वजह से आप देखिए कि वो पजीराई भी नहीं आवाम की, और आवाम जो पुराने ज़माने में जिस तरह स्टेज पर आते थे, जिस तरह स्टेज को भर देते थे, वो वर्कर्स जो ख़ुद अपने जेब से डोनेशंस देते थे पार्टी की मेंबरशिप के लिए, अब वो कहीं ना कहीं पार्टी से बेनिफिट्स के लिए पार्टी के साथ जुड़ते हैं, ना कि नजरियात के। अब नजरियात अगर नजरियात के लिए सर शाहिदा रहमानी साहब से एक और सवाल करना चाहूँगा अवैस तो साहब की इजाज़त के साथ। मोहतरमा ये मुझे बताइएगा कि इक़्तिदार सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, सिंध में अरबों रुपए की करप्शन, 5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन, नाम जाता है पीपल्स पार्टी के मुकर्रब महबूब शर्जील इनाम मेमन साहब। इससे कता नज़र के वो सच है या झूठ है। 450 अरब रुपए, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में कह देता हूँ, 450 अरब रुपए की करप्शन, अगेन पीपल्स पार्टी के मुकर्रब डॉक्टर आसिम। एक और मौसूफ निकल आए हैं नासिर अब्बास साहब, ज़मीनों के कागजात में रद्दोबदल के ज़रिए 1.5 बरस में 8 अरब रुपए बनाए। सिंध हुकूमत की आला शख्सियात के करीबी अफराद में शुमार किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब कोई आला आदमी पकड़ लिया जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ टेलीफोन कॉल्स होती हैं, जमहूरियत के नगमा खां उनको ज़मानत पे ले करके और आराम से घर चले जाते हैं। 150 रुपए की चोरी करे अगर कोई आम आदमी तो उसको जूते लगा करके और जेल भेज दिया जाता है और उसको 5 साल की सज़ा दे दी जाती है। जैसे ही मैं इस हवाले से सवाल करूँगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरात लाक हो जाएंगे और आप इस हवाले से मुझ पर फतवा सादिर कर देंगी। ये मुझे बताइए, ये दोहरा तर्ज अमल जो है, ये मुनाफ़क़त का ख़ात्मा कब होगा? और जमहूरियत का जो गाना आप मुझे सुना रही हैं जो मुझ पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं हो रहा, मैं अल्फन कहता हूँ, ये कब जाकर ख़त्म होगा? जमहूर को राहत कब नसीब होगी? देखिए, आप माने या ना माने, मेरे आप लाजमी नहीं कि आप मेरी बात से एग्री करें, क्योंकि आपको एक असाइनमेंट मिला, आप उस पर बात करेंगे, ठीक है? नहीं मैडम, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिला। नहीं, देखिए मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिला, क्योंकि जो आप कह रही हैं उसका मतलब ये है कि मुझे पीछे से किसी ने कहा है कि ऐसा करो। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं पर इस तरह के इल्जाम पहले भी लगते रहे, माजी में लगते रहे, हमारी पूरी लीडरशिप पे लगते रहे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, अच्छा मुझ पे क्यों नहीं लगते? अच्छा मुझ पे क्यों नहीं लगते? आप आ जाए सियासत में, आज पीपल्स पार्टी में आप पे भी लग जाएंगे। अच्छा, आप पे क्यों नहीं लगते? आप भी तो सियासत में। नहीं, बिल्कुल ये कोई मैटर नहीं, आप मुझ पे भी लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं लगाया आज तक। जब कोई पोस्ट मिलती है, कह दी 450 की करप्शन कर दी, 5 अरब की कर दी, 10 अरब की, असल चीजें इल्जाम लगा के उसको साबित करना। जब अदालतों में एक मुकदमा चलते हैं, पता चलता है कि जी ये सब कोई सब फ्रॉड था, जाली डॉक्यूमेंट्स थे, ये सब कुछ था। आपने सियासी जो भी
सियासी क़ुव्वतें होती हैं, जमहूरियत के नाम पे जो स्ट्रगल हो रही होती है उसको सबको पानी में डाल दिया जाता है। इल्ज़ामात की सियासत को खुदा के लिए ख़त्म करें। ये पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत का मुल्क है, इसमें जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें ना करें। नाज़रीन, इसी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत मुल्क, यहाँ जमहूर की हुक्मरानी है, यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्तामी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएँ, ज़ेर नज़र स्क्रीन पर आप एक फ़ुटेज अभी मुलाज़ा करेंगे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इमरान खान साहब अपने अवामी तर्ज सियासत का मुज़ाहरा करते हुए रास्ते में, मेरे ख्याल है किसी होटल पे वो रुके हैं और वहाँ वो खाना तनावुल फरमा रहे हैं। उनके आसपास पुलिस वालों की और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये दिखाया गया है इस वीडियो फुटेज में कि इमरान खान साहब कितने मकबूल अवामी रहनुमा हैं। सिक्योरिटी किसी कंसर्न को, किसी सिक्योरिटी ख़तरे को खातिर में ना लाते हुए वो आवाम के दरमियान बैठे हुए खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर इससे किसी के जहन में, इस वीडियो को देखने के बाद किसी के जहन में अगर ये ख्याल आया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पॉन्सर्ड शो है, तो मैं अभी आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको नाराज़ करने का आगाज़ करता हूँ। मैम, ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ढाबे पर खाना खाते हैं और उसके बाद बनी गाला के महल में चढ़ के लूडो खेलते हैं। आपके ख्याल में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक आम आदमी को 80 गज़ का घर नहीं मिलता यहाँ, और उनका इतना मकबूल रहनुमा जो ढाबे पे उनके साथ निवाले तोड़ता है, वो मतलब इतने अजीम शान महल में अकेला रह रहा है। एक तो मैं आपकी बात की यहाँ करूँ कि कोई आलीशान महल नहीं है वो। अगर आपने देखा हो और अगर उन्होंने अपने हलाल की कमाई की कोई ज़मीन पे एक अपना छोटा सा घर बना लिया, एक ऑफिस है उनका। अच्छा, इससे पहले कि आप मेरे सवाल का जवाब दें, पहले ये बता दीजिएगा कि वो आलीशान महल नहीं है तो क्या है? से वो रहते हैं मैम, अगर वो आलीशान महल नहीं है तो क्या आलीशान महल आपने देखना है तो मैं आपको रायविंड ले जाती हूँ। महल किसे कहते हैं? एक तो ये पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत में ये है कि मैं नाम पूछता हूँ और शनाख्ती कार्ड नंबर बताया जाता है। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे जाती उम्रा का रास्ता दिखा रही हैं। वहाँ का रास्ता मुझे भी पता है, मेरे चैनल को भी पता है, DSNGs भी हमारे पास मौजूद है, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट भी बैठा है, मैं उनसे पूछ लूँगा। लेकिन पहले मुझे आप तो बताइए। देखिए, अगर अब कोई शख्स अपने रिस्क के हलाल से अपने लिए घर बनाता है और आवाम के लूटे हुए पैसे नहीं हैं, और वो सारी ज़िंदगी के बाद एक टॉप क्रिकेटर रहने के बावजूद, सारी ज़िंदगी कमाने के बाद एक पुरसुकून इलाके में अपनी पसंद के, क्योंकि उसको बागात पसंद है, उसमें वो एक उसका अपना एक घर है जहाँ वो एक सादी सी ज़िंदगी गुजारता है, तो इस पर इतराज़ का हक तो कोई नहीं है। या तो वो आवाम मैं माजरत चाहता हूँ कि यहाँ मैं माजरत चाहता हूँ कि मुसलसल मुझे बोलने का मौका दे रही हैं आप। मुझे ज़ाती तौर पे बचपन से, या कम से कम आलम जवानी में जब मैं दाखिल हुआ था, अब तो खैर जवानी ढल रही है, मुझे कनाडा बहुत पसंद है। अगर मैं पाकिस्तान के अवाम के बारे में अपना मंजन बेचता हूँ और उनके दुखों के बारे में प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं ताहिरुल कादरी साहब की तरह, मैं रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे उनसे नहायत ज़बरदस्त किस्म के इख्तलाफात हैं, काश के वो किसी इंटरव्यू में मेरे साथ हों। ये मुझे बताइए, ये कहाँ लिखा है कि दर्द हो पाकिस्तान के अवाम का, गाना गाऊँ मैं मॉडल टाउन के शोदा का और चढ़ जाऊँ मैं कनाडा की पहाड़ी पे? ये कहाँ लिखा है? अगर मैं एक अवामी लीडर हूँ तो मेरा अंदाज़, अब मेरा रहाइश, मेरा रहन सहन, वो सब भी तो अवामी होना चाहिए ना। देखिए, उनके रहन सहन और अंदाज में कहाँ आपको अवामीपन नहीं झलकता। वो बहुत सादा और आम कपड़े पहनते हैं, आम खुराक खाते हैं, आम लोगों में गिलते बिनते, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? मैडम, काश के इस इंटरव्यू से पहले मुझे इस एक गुफ्तगू के यहाँ तक पहुँचने का एहतमाल होता तो मैं वो फुटेज भी ऑन एयर करता कि इमरान खान साहब को जलसागाह में स्टेज पर चढ़ते हुए एक किसी शख्स का हाथ टच होता है और इमरान खान साहब नहायत नखवत से उसका हाथ झटक देते हैं। काश के हमारी टीम, जब तक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर वो चला सके, लेकिन अगर ना भी चला सके तो लोगों की याददाश्तों में वो सब महफूज है। तो
होता है जब आप जैसे अच्छे माशाल्लाह एंकर इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बताइए, आप लोग कोई एक सीन, कोई हाथ झटका, जब इंसान रश में धक्के खा रहा होता है ना, उसको पता नहीं होता पीछे किसका हाथ लगा है या क्या, वो एक गैर इरादी तौर पे झटक सकता है। इन चीजों को इशू बना के एक ऐसा लीडर जिसने आज इस पाकिस्तान में वो रिवायत कायम कर दी है कि करप्ट लोगों को आज आपके वजीर आजम को कटहरे में लाके नाअहल करार दिया है, आज आपके 20 करोड़ आवाम की आवाज बन के आज अदलिया को लोग अदारों पे दोबारा एतबार करने लगे। अच्छा ठीक है, आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा। अवैस तोई साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब एक मकबूल अवामी लीडर हैं, इसमें तो चले जो राय नहीं करते क्योंकि सादिया साहिबा नुकसान यानी वो नाराज हो जाएंगी माजरत के साथ। अवैस साहब, सर ये मुझे बताइए कि इमरान खान साहब माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के अवामी लीडर हैं और उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चलाने के लिए ANP से किराए पे लेना पड़ता है CM, ऐसा क्यों? इतने कहत्तुर रिजाल का सामना KP के हुकूमत को और इमरान खान साहब को क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी जो तहरीक इंसाफ है उसके आपको सियासत के जो तरीक़ेकार है उससे उसके जो जी सर प्लीज गो ऑन, मैं आपको सुन सकता हूँ लाउड एंड क्लियर प्लीज। मैंने कहा उनके सियासत के तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक मेरे ख्याल में एक चेक एंड बैलेंस के लिए जब ये पार्टी अपने अरूज पर पहुंच रही थी 2013 के अंदर, तो हमें यही था कि चेक एंड बैलेंस के लिए ट्रेडिशनल पार्टीज़ को या पाकिस्तान के सियासी कल्चर को जो है वो चैलेंज भी करेगी और नई रिवायात कायम करेगी और नए जो तरीक़ेकार है वो मेरे ख्याल में हम तवक्को कर रहे थे, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। और मेरी ज़ाती राय के अंदर मैं समझता हूँ ये क्रेडिट तो बिल्कुल जाता है कि ये पनामा लीक्स का जो मसला है उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए और इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो सियासत है 2013 के इंतखाबात के बाद वो इक़्तिदार की सियासत हुई तहरीक इंसाफ से, ना कि इशूज़ की सियासत। अगर इशूज़ की सियासत होती तो वर्किंग काडर जो है बहुत बड़ी तादाद में ये रीऑर्गेनाइज़ करते और कराची और पंजाब के अंदर जो है वो बहुत इनको फ़ायदा होता। और मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है नूरुल आरफीन साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी में एक नौजवान का एक फैक्टर है, वो नौजवान जो मुनहरिफ हुआ था पाकिस्तान की सियासत से, वो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ा हुआ है। सही है गलत, इनके जो भी नारे हैं, जो इनकी पार्टी पॉलिटिक्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इनका नए बच्चा बच्ची जवान नौजवान वो अभी तक उसको एक सिमत जो है मैं समझता हूँ कि वो चाहिए, ना कि धरने की सियासत या इक़्तिदार की सियासत। आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज कर सकती है ट्रेडिशनल पार्टीज़ को तहरीक इंसाफ, और पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर टफ़ टाइम जो देगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वो तहरीक इंसाफ होगी। बहुत अच्छा मौका होगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो एक ऐसी पोजीशन में आए कि वो किसी न किसी इक़्तिदार के उसमें आए, ताकि इनको भी ये पता चले कि विफाक के अंदर जब आते हैं तो इक़्तिदार कितना सस्ता या महंगा होता है, ये इक़्तिदार जो है वो कांटों की सेज होता है, या फिर इनका हम देखेंगे कि इनके रवैये इक़्तिदार में आके विफाक के अंदर कैसे होंगे अगर इनको हुकूमत बनती है। लेकिन उसके लिए मोहतरमा सादिया सोहेल की जानिब जाऊँगा। मोहतरमा ये मुझे बताइए, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। आपने इससे पहले जब मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा था तो आपने अपने जवाब में मुझे अच्छा एंकर कहा, तो मैं ये कर्ज़ भी चुका दूँ आपकी इस इज़्ज़त अफजाई का बेहद शुक्रिया। और अब अपनी अच्छाई का बाज़ाब्ता सबूत फराहम करते हुए मैं आपसे एक बहुत ही अदब के साथ सवाल पूछने की जिसारत चाहूँगा कि वो शेरवानी अगर खान साहब के काम आ गई जो पिछले 4 साल से उन्होंने सिलवा के रखी हुई है, अगर किसी दौर में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, तब भी क्या जलसे जुलूसों में जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के CM साहब डांस फरमाया करते थे, इसी तरह से मतलब हम मंजर देखा करेंगे? ये लोग कहते हैं कि मुल्क डिस्को क्लब खुदा न खास्ता ना कहीं बन जाए, या कोई सीरियस इश्यूज़ की पॉलिटिक्स होगी?
नूर साहब, मैंने आपकी तारीफ भी की, लेकिन मुझे ये जो क्वेश्चन है सुन के बड़ी हैरत सी हो रही है। इस क्वेश्चन में मुझे मैच्योरिटी की बड़ी कमी नज़र आ रही है। देखिए, आप काम देखिए, आप लोगों ने तो वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो नून लीग के लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मोहतरमा शाहिदा रहमानी ने अभी मुझे किसी नादीरा कुव्वत के हाथ में खेलने वाला भी करार दिया था। नहीं, देखिए बात ये नहीं है। एंकर जो होता है वो तो सबकी जुबान बोलता है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। उसको बिल्कुल भी किसी एक की साइड पार्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब जितने अपने मुल्की मसाइल को लेके संजीदा हैं और जितनी नज़र रखते हैं और उनके सीने में जितना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए दर्द है, इसमें कोई दूसरी सीने का दर्द सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। खासतौर पर अवैस तौहीद साहब, आपका इंतहाई शुक्रिया, इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।